हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जुलाई 2013 वाले पेपर में सीडीपी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में नवंबर 2012 वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। यानी एक को छोड़कर 3 संबोधित किए गए हैं और जो संबोधित नहीं किया गया है वही बताना है। पहला विकल्प है अवयवभूत, दूसरा विकल्प है सामाजिक, तीसरा है अनुभविक और चौथा है संदर्भगत। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। स्टेनबर्ग का जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें व्यवहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि को संबोधित किया गया है, और इन्हीं के दूसरे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं अवयवभूत, अनुभविक और संदर्भगत। और इन्हीं के जो नाम अभी मैंने आपको बताए, व्यवहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि, इन्हीं को कहते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसमें सामाजिक बुद्धि को संबोधित नहीं किया गया है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत पर बल देता है। किस पर बल देता है ये बताना है। पहला विकल्प है सामान्य बुद्धि, दूसरा है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, और चौथा विकल्प है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। तो हार्वर्ड गार्डनर जो हैं ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं ये, और इन्होंने बहुप्रतिभा सिद्धांत दिया जिसमें 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। था, फा, चा ध्वनियां हैं। पहला विकल्प है रूपिम, दूसरा है लेखिम, तीसरा है शब्दिम और चौथा है स्वनिम। तो था, फा और चा ये जो है ये स्वनिम है, इन्हीं को ध्वनि ग्राम भी कहते हैं। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये क्या होती हैं? तो ये ध्वनि की विशिष्ट या विशिष्ट इकाइयां जो एक दूसरे से एक शब्द को दूसरे से अलग करती हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो उच्चारण और अर्थ में अंतर करती है, तो ये कहलाती हैं स्वनिम, इन्हीं को ध्वनि ग्राम कहते हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, पहला विकल्प है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, तीसरा है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, और चौथा है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से शिक्षक को बचना है तो क्या करना चाहिए। तो जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के दिमाग में जो
रूढ़िवादिता है उसको दूर किया जा सकता है। जैसे कि कुछ गतिविधियां जो हैं वह लड़कियों द्वारा ही की जाती हैं और कुछ गतिविधियां जो हैं लड़कों द्वारा की जाती हैं। तो इनमें क्या करना है कि लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना है। यानी जो कार्य लड़कियां करती हैं वे लड़के भी कर सकते हैं और जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से यदि शिक्षक करेंगे तो रूढ़िबद्धता से कक्षा में बचा जा सकता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? पहला विकल्प है वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। दूसरा है शिक्षार्थियों को निष्पादन योग्यताओं को समान करने के लिए। तीसरा है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। और चौथा है वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो पूछा गया है कि विद्यालयों में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं? तो वैयक्तिक भिन्नताएं उस अंतर को संदर्भित करती हैं जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। यानी कि जो आपको पसंद है हो सकता है आपके साथी को वो चीज़ ना पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता है हो सकता है उसे अच्छा ना लगता हो, जो उसे अच्छा लगता है वो आपको ना अच्छा लगता हो। तो ये सभी वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? पहला विकल्प है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तीसरा है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। और चौथा है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि सभी जो शिक्षार्थी हैं अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनके सीखने का तरीका अलग है। तो यही तो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। तो विद्यालय क्या कर सकता है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करे और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। पहला विकल्प है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। दूसरा है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तीसरा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। और चौथा है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विद्यालय आधारित आकलन। पहला विकल्प है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। दूसरा विकल्प लिखा है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा विकल्प है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। और चौथा है
शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? तो इससे तात्पर्य है विद्यालय में अपने शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया। और यह जो विद्यालय आधारित आकलन है किस पर बल देता है? मूल्यांकन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना, उचित मार्गदर्शन के साथ छात्र की कठिनाई का निदान करना, सतत और व्यापक मूल्यांकन, उत्तेजक निदान के माध्यम से सीखने वालों को अधिक सीखने में मदद करना। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न दिया गया है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। दूसरा है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। तीसरा है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, और चौथा है थार्नडाइक का तत्परता का नियम। तो सीखने की जो तत्परता है वह सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने सीखने के 3 प्राथमिक नियम विकसित किए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में। कौन कौन से हैं वे नियम? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये आपको याद रखना है। थार्नडाइक जो है, E.L. थार्नडाइक, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी और जब क्वेश्चन में करवाऊंगी तो आपको थार्नडाइक से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या कहना सबसे उचित होगा? पहला विकल्प है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। दूसरा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तीसरा है मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? और चौथा है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो एक शिक्षिका है और उसकी कक्षा में शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उसे किस प्रकार से संबोधित करना है ये पूछा गया है बच्चों को। तो यदि शिक्षिका ये कहेंगे कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या ये कहें कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करें, और पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें, तो ये तीनों ही विकल्प जो हैं इस प्रकार के हैं कि बच्चे इससे हतोत्साहित हो सकते हैं। तो शिक्षक को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि यदि बच्चे विकलांग हैं या उनमें कोई भी अक्षमता है तो शिक्षक ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिससे बच्चे हतोत्साहित हों, उनमें हीन भावना उत्पन्न हो, तो ऐसा कार्य शिक्षक को नहीं करना है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा कि मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, यानी आप आत्मनिर्भर हैं, आपको किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बैसाखियों का प्रयोग करके खेल के मैदान में जाएं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला विकल्प लिखा है सेरेब्रल डिसफंक्शन, दूसरा है संवेगात्मक विघ्न, तीसरा है व्यवहारगत विघ्न और चौथा है सांस्कृतिक कारक। तो सीखने की जो अक्षमता होती है
जिसे अधिगम अक्षमता कहते हैं, तो यह तंत्रिका संबंधी विकार को संदर्भित करती है जो संज्ञानात्मक क्षति का कारण बनती है। इसका श्रेय सांस्कृतिक कारकों को नहीं दिया जा सकता, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। सेरेब्रल डिसफंक्शन क्या होता है, तो यह मस्तिष्क की क्षति के कारण होने वाली शिथिलता को संदर्भित करता है। दूसरा लिखा है संवेगात्मक विघ्न, तो यह जो है अत्यधिक भय, क्रोध, चिंता और अन्य भावनाओं को संदर्भित करती है। तीसरा लिखा है व्यवहारगत विघ्न, तो व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं तो वह व्यवहारगत विघ्न के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक समावेशी विद्यालय। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। दूसरा है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। तीसरा है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। और चौथा है शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो समावेशी विद्यालय क्या होता है? सभी को समान रूप से शिक्षा, चाहे उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे अधिगम अक्षमता वाला हो, चाहे शारीरिक रूप से अक्षम हो, लेकिन सभी को समान रूप से एक ही छत के नीचे शिक्षा देना है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और समावेशी शिक्षा जो है एक अच्छा टॉपिक है सीटेट के लिए और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक टॉपिक ये भी अपने नोट्स में कहीं पर भी लिख लेना है कि समावेशी शिक्षा आपको पढ़ना है। इसके पहले जीन पियाजे मैंने आपको बताया था, अधिगम अक्षमताएं बताया था, तो ये सब टॉपिक आप नोट करते जाइए। ये आपको पढ़ने ही हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, पहला विकल्प है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। दूसरा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तीसरा है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। और चौथा है अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं इनमें रचनात्मक कार्यों के संचालन के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, सीखने के माहौल को उत्तेजित और समृद्ध करते हैं। लेकिन ये जो इनको जो आवश्यकता है वह विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है के कारण प्रतिभाशालिता होती है। पहला विकल्प है आनुवांशिक रचना, दूसरा है वातावरणीय प्रभाव, वातावरणीय अभिप्रेरणा, तीसरा है 1 और 2 का संयोजन और चौथा है मनोसामाजिक कारक। तो प्रतिभाशाली जो होना यानी प्रतिभाशालिता का कारण पूछा गया है। तो प्रतिभाशाली होना आनुवांशिक संरचना और पर्यावरण प्रेरणा के बीच एक परस्पर क्रिया है। तो आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों का संयोजन है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2 का संयोजन। अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। पहला विकल्प है
एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। दूसरा है निरंतर गृह कार्य देते रहना। तीसरा है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। और चौथा विकल्प है शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन उपयुक्त होगा? तो शिक्षार्थियों को ये छूट देनी चाहिए कि उन्हें क्या सीखना है और किस तरीके से सीखना है। वे अपने तो शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बच्चों के विचारों को भी सुनने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक को। बच्चे कभी कभी सलाह देते हैं कि उन्हें ये सीखना है, किस तरीके से वे सीख सकते हैं, तो ये सब जानना आवश्यक होता है। तो ये अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। पहला विकल्प है डिस्प्रैक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है डिस्फेजिया। तो इसमें पूछा गया है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, तो यह कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया गणितीय अक्षमता को प्रदर्शित करती है। डिसलेक्सिया पठन विकार है, पठन विकार। डिस्फेजिया जो है एक भाषा विकार है जो संचार कौशल और समझ क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक आपको पढ़ना ही है, इससे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता। पहला विकल्प है एक स्थिर अवस्था है, दूसरा है एक चर अवस्था है, तीसरा है जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे और चौथा है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो अधिगम निर्योग्यता जो है एक चर अवस्था है। दूसरा एक चर अवस्था क्यों है ये? क्योंकि उपयुक्त निवेश द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है और यह हमेशा ही नहीं रहती, समय के साथ ये समाप्त भी हो जाती है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं। पहला विकल्प है समस्या की पहचान, दूसरा है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, तीसरा है संभावित युक्तियों को खोजना और चौथा है परिणामों की आशा करना। तो एक को छोड़कर सभी समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं। तो वह कौन है? दूसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर है समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ना। ये समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण में नहीं आता, बाकी ये तीनों आते हैं। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में कौन कौन से चरण शामिल हैं? समस्या को पहचानना, परिभाषित करना, परिणामों को प्राप्त करना, उपलक्ष्य निर्धारित करना, संभावित रणनीति बनाना, सबसे अच्छे समाधान का चयन करना और लागू करना, और परिणाम का मूल्यांकन करना। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में ये चरण शामिल हैं। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना ये शामिल नहीं है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को, पहला विकल्प है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थी को कितनी बार गलती करने से बचना है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। दूसरा है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। और चौथा है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ये पूछा गया है। तो जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों
तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बीच में उन्हें सही करेंगे, बच्चे जो प्रदर्शित करना चाह रहे हैं उससे भटक सकते हैं, भूल सकते हैं। तो जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित कर रहे हों या करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ये बाद में करना चाहिए। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो भी त्रुटियां शिक्षार्थी कर रहे हैं तो उन्हें बाद में सही करवाना चाहिए कि आपने यहाँ पर गलती की है। अगला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है। पहला विकल्प है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। दूसरा विकल्प है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। तीसरा है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर हैं वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती हैं और वह स्वभाव से बहुत कठोर हैं। और चौथा विकल्प है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो सीमा जो है परीक्षा में A+ ग्रेड हासिल करना चाहती है, लेकिन क्या होता है जब परीक्षा हॉल में वो जाती है तो वह नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। तो इसका कारण पूछा गया है। तो सीमा जो है अचानक भावनात्मक प्रस्फुटन से निपटने में सक्षम नहीं है, यानी कि वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, इसीलिए उसके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है? पहला विकल्प है पहचान करना, दूसरा है अंतर करना, तीसरा है वर्गीकृत करना और चौथा है वर्णन करना। तो पूछा गया है कि संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो वह है अंतर करना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक रूप से बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। पहला विकल्प है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, दूसरा है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तीसरा है आकलन आधारित शिक्षार्थी और चौथा है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। तो सबसे पहले आपको प्रेरणा के बारे में जानना आवश्यक है। इस प्रश्न से संबंधित है प्रेरणा। तो प्रेरणा क्या होता है? प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। राजेश क्या है? वह अपने आप ही पढ़ता है, किसी को भी उससे पढ़ने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप पढ़िए या अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि राजेश जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है और जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं उन्हें किसी भी अन्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी और को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। प्रश्न दिया गया है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी की बात हो रही है। पहला विकल्प है अपनी उपेक्षा को कम करने, दूसरा है कक्षा के साथ संबद्ध होने, तीसरा है
कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, और चौथा है अपनी शक्तियों का उपयोग करने। तो वे ऐसा कि उनकी अप्रेरणा के कारण करते हैं, तो अपनी उपेक्षा को कम करने के कारण। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। दूसरा है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। तीसरा है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। और चौथा है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को क्या योग्य बनाती है, तो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाए, क्योंकि जो विकास है मानव जीवन की एक विस्तृत, जटिल और निरंतर प्रक्रिया है, तो इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला विकल्प है सीखना, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। तीसरा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। और चौथा है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो इसमें जो सत्य है वह बताना है, तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला लिखा है समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। दूसरा है आनुवंशिकता और वातावरण एक परिचालित नहीं होते। तीसरा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। और चौथा है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। तो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में जो सत्य कथन है वह बताना है। तो समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितनी दूर तक विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लिखा है सामाजीकरण है। पहला विकल्प है शिक्षक एवं पढ़ाई गए के बीच संबंध। दूसरा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। तीसरा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। और चौथा है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो सामाजीकरण जो है सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। दूसरा है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। तीसरा है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी
अवलोकन करेंगे और चौथा है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो एक खेल शिक्षक है और क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो क्या करना है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए, तभी क्षेत्र रक्षण को सुधारा जा सकता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती हैं कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। यानी इसमें फिल करना है। पहला विकल्प है आत्मसात, दूसरा है निर्माण, तीसरा है संचालन और चौथा है तर्कसंगत। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, आत्मसात। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। पहला विकल्प है समायोजित, दूसरा है अनुकूलित, तीसरा है समुचितता और चौथा है अंगीकार। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अनुकूलित। तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आत्मसातीकरण, समायोजन, समुचितता, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये जो पेपर था ये जुलाई 2013 वाला पेपर था। तो इसमें CDP के मैंने सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।